12 जनवरी को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के हाई कमिश्नर प्रणय कुमार वर्मा को समन भेजकर बुला लिया। बांग्लादेश की तरफ से जारी बयान के मुताबिक उनके विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर की जा रही घेराबंदी पर नाराजगी जताई, जो फेंसिंग चल रही है। उनका कहना था कि भारत सरकार बॉर्डर पर अनऑथराइज फेंसिंग कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF पश्चिम बंगाल के मालदा के सुखदेवपुर इलाके में लगा रही थी बाड़। इस पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB ने आपत्ति जताई। जैसे अपने यहाँ से BSF तैनात है, उस तरफ से BGB है। 7 जनवरी को काम फिर शुरू हुआ। एक बार फिर बांग्लादेश ने काम रुकवाया। इसके बाद BSF और BGB के बीच फ्लैग मीटिंग हुई और तब से फेंसिंग का काम रुका हुआ है। लेकिन बांग्लादेश नहीं रुका। उसने भारत के हाई कमिश्नर को समन भेजा, चेतावनी दी कि भारत को उकसावे वाली गतिविधियों से बचना चाहिए ताकि बॉर्डर पर तनाव न बढ़े। अब भारत ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया है, लेकिन मीटिंग के बाद हाई कमिश्नर वर्मा ने पत्रकारों से कहा कि भारत अपराध मुक्त बॉर्डर के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही तस्करी और अपराधियों की खुलेआम आवाजाही पर लगाम लगाने के लिए भी काम कर रही है। जहां तक बॉर्डर फेंसिंग की बात है, उसे लेकर हमारे बीच सहमति है। BSF और BGB इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि समझौते का पूरी तरह पालन होगा और अपराध से निपटने के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच इस तरह की तल्खी देखी गई हो। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट आई है। हिंदुओं पर हमले हों या हिंदू नेता चिन्मय दास की गिरफ्तारी या बॉर्डर पर घुसपैठ की घटनाएं, भारत ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। वहीं बांग्लादेश सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण और दूसरे मुद्दों को लेकर आपत्ति जताती रही। उनका यह भी कहना है कि हसीना के कार्यकाल में हुए समझौते बराबरी के आधार पर नहीं हुए और इसी वजह से बॉर्डर पर विवाद हो रहे हैं। अब दिलचस्प ये है कि जिस समय बांग्लादेश और भारत के बीच खाई बढ़ रही है, उसी दौर में बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। ये घटनाएं भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में क्या कहती हैं? क्या भारत बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा के लिए बदल चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं? और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद और क्या क्या हुआ है वहाँ? नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों पर है। भारत के लिए बांग्लादेश की पहचान पड़ोसी से कहीं ज़्यादा है। वो सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री नहीं है। बांग्लादेश एक समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। विभाजन के बाद पाकिस्तान में गया, तब उसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना गया। उसका कंट्रोल लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में था। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम शुरू हुआ और भारत में इसने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया, उन्हें ट्रेन किया, इक्विप किया। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एक युद्ध थोपा और 13 दिनों के अंदर पाकिस्तानी फौज को ढाका में सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर होते ही ईस्ट पाकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान किया और इसी के साथ बांग्लादेश नाम से नए मुल्क का उदय हुआ। आप कह सकते हैं कि भारत की मदद के बिना बांग्लादेश का बनना बेहद मुश्किल होता। भारत और भूटान उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से थे, लेकिन भूटान की मान्यता भारत से कुछ घंटे पहले आ गई थी। इसलिए बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश भूटान था। फैक्ट नंबर 2, मुक्ति संग्राम के दौरान ईस्ट पाकिस्तान के तकरीबन 1 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान आए थे। आज के हिसाब से भी दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। हम 70s की बात कर रहे हैं। उनके खाने और रहने का खर्च भारत सरकार ने उठाया। तब हिंदुस्तान की सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं होता था और इसलिए शरणार्थियों के रहने खाने का खर्च जुटाने के लिए एक स्पेशल टैक्स लगाया गया, जिसे भारत के आम नागरिकों ने बरसों तक भरा। तीसरा फैक्ट भी सुनिए कि बांग्लादेश की आज़ादी के 6 महीने के अंदर भारत लगभग 1800 करोड़ रुपए की मदद उनको दे चुका था। अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो 14,000 करोड़ रुपए होती है आज के डेट में रकम। अगस्त 1975 में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार का कत्ल हुआ। उनकी 2 बेटियां बचीं, शेख हसीना और शेख रेहाना। शेख मुजीब के हत्यारे सत्ता में आ चुके थे और उनके रहते हसीना और रेहाना का बांग्लादेश जाना खतरे से खाली नहीं था। उस मुश्किल दौर में भारत ने दोनों को पनाह दी। भारत बांग्लादेश के लिए सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से भी एक है। 2014 से 24 के बीच यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार 95% तक बढ़ गया, ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया। एशिया में भारत बांग्लादेश के सामान को सबसे बड़ा बाजार मुहैया कराता है।
2023-24 में दोनों देशों के बीच 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार हुआ था। अब एक और मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर आप आइए। बांग्लादेश की ज़मीनी सीमा सिर्फ 2 मुल्कों से लगती है, म्यांमार और हिंदुस्तान। म्यांमार उसकी आज़ादी के बाद से ही अस्थिर है और दशकों तक मिलिट्री शासन वहाँ चला, अभी भी चल ही रहा है, हुंता का राज है और पूरा मुल्क हुंता के पास भी नहीं है। उससे पहले 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार हुआ, जिसके बाद हज़ारों रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ली। ये बांग्लादेश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और म्यांमार के बरक्स भारत में स्थिरता और शांति रही है। यानी बांग्लादेश के अगर 2 नेबर्स हैं तो कहाँ ठीक ठाक स्थिति है और कहाँ ख़राब स्थिति है, ये बांग्लादेश को सोचना चाहिए। छठा फैक्ट क्या है? बांग्लादेश और भारत का लैंड बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। पाकिस्तान की सीमा जो हमारे से लगी है उससे तुलना करेंगे तो बहुत बड़ी है। बांग्लादेश से लगी सीमा 5 राज्यों से लगती है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस सीमा पर कुछ इलाकों की वास्तविक स्थिति को लेकर एक समय मतभेद रहा। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 1974 में दोनों देशों के बीच लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, LBA। इसे लागू कराने के लिए संविधान में संशोधन होना था, वहाँ भी यहाँ भी। ये होता उससे पहले दोनों मुल्कों में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। 1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी। अगस्त 1975 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ और इसके बाद LBA लटक गया। इसे लागू होने में 41 साल लगे और आखिरकार 2015 में पूरी तरह लागू हो पाया। समझौते के तहत भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दे दिए, 51 एन्क्लेव हिंदुस्तान को भी मिले। हालांकि ये समझौता भी पर्याप्त नहीं था क्योंकि कुछ इलाकों को लेकर बहुत ही कम जगह है जहां असमंजस बना रहा। फिर भी LBA ने अधिकतर सीमा विवाद को सुलझा दिया हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच। इस समझौते को उस समय बांग्लादेश में विपक्ष में बैठी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी खालिदा जिया की पार्टी जो है उसने भी स्वागत किया और माना कि बॉर्डर को लेकर अब कोई बड़ा विवाद नहीं होगा। अब अगर सीमा विवाद सुलझ गया था तो अब तनाव क्यों है? इसका सीधा कनेक्शन एक ही घटना से है, शेख हसीना का तख्तापलट। और ये सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बंच हो रही हैं यहाँ पे। शेख हसीना 2009 में दूसरी दफ़ा बनती हैं प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की। इसके बाद वो लगातार चुनाव जीतती रहीं और इसी कार्यकाल में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को लागू कराने पर सहमति बनी। अब ये समझौता उनके पिता शेख मुजीब के टेन्योर में हुआ था, यानी भारत के साथ सीमा को लेकर अधिकतर एग्रीमेंट्स आवामी लीग की सरकार में हुए। आवामी लीग खासकर शेख हसीना को हिंदुस्तान का करीबी माना गया वहाँ, और विपक्ष ने उन पर हिंदुस्तान की कठपुतली होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। फिर आया अगस्त 2024, तब आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट होता है बांग्लादेश में और शेख हसीना का तख्ता पलट होता है। उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ता है 5 अगस्त 2024 के रोज़ और तब से भारत में ही उन्हें पनाह मिली हुई है। शेख हसीना के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनी है वहाँ, जिसे चला रहे हैं नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस। चीफ एडवाइज़र हैं, प्राइम मिनिस्टर का टाइटल उन्होंने लिया नहीं है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसा ही वो पद है। उनके अलावा BNP से जुड़े लोगों और कई स्टूडेंट लीडर्स को कैबिनेट में जगह दी गई है। मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से काम करना शुरू करती है, कुछ ही दिनों में कट्टर इस्लामी संगठन जमात इस्लामी पर जो बैन था वो हटा दिया गया। जमात के कई नेताओं को भी रिहा किया गया। जमात इस्लामी बुनियादी तौर पर भारत की विरोधी रही है। जब शेख हसीना सरकार में थी, यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी अल्पसंख्यकों पर हमले और इंडिया आउट कैंपेन में जमात का नाम आता था। बैन हटाने के बाद उन्हें ओपन फील्ड मिल गया है, खुला टर्फ। इस फैसले से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने संकेत दे दिया था कि नया निज़ाम कैसा होने वाला है। हसीना के जाने के बाद जब बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, तब भारत ने विरोध जताया और बांग्लादेश ने टाल मटोल करने की कोशिश की। फिर नवंबर 2024 में एक और बड़ी घटना हुई। 25 नवंबर को हिंदू नेता चिन्मय दास को बांग्लादेशी झंडे के अपमान के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। चिन्मय दास पर लगे आरोप संदेहास्पद थे क्योंकि जिस शख्स ने इल्ज़ाम लगाए थे वो BNP का ही मेंबर था। केस करने के अगले दिन BNP ने उसको पार्टी से निकाल दिया। जब चिन्मय को अरेस्ट किया गया तब भारत ने प्रतिक्रिया दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से वाजिब मांग रखने वाले एक धार्मिक नेता के खिलाफ केस कर दिया जाता है। हम चिन्मय दास की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों से भी चिंतित हैं। भारत की चिंता वाजिब थी, अपनी जगह पे थी, क्योंकि उसी दौरान हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले हो रहे थे बांग्लादेश में। 19 सितंबर को जारी बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ओकीय परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 20 अगस्त 2024 के बीच सांप्रदायिक हिंसा के 2000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। इनमें 9 लोगों की मौत हुई,
जबकि 1700 से ज़्यादा परिवार इससे प्रभावित हुए। अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा के दौरान चोरी और तोड़फोड़ की 35 घटनाएं हुई। एक मामले में चोरों ने प्रधानमंत्री मोदी का ही गिफ्ट किया मुकुट चुरा लिया और भारत ने तब इसकी जांच की मांग की। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तान की नाराजगी बढ़ गई, लेकिन बांग्लादेश ने उस पर ध्यान देने के बजाय कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, एक्सटर्नल लोग क्यों बोल रहे हैं। अब इसी में एक और चीज़ जुड़ गई कि शेख हसीना को पनाह यहाँ मिली हुई है और बांग्लादेश कह रहा है कि उनका प्रत्यर्पण हो, एज इफ वो एक क्रिमिनल है। अगस्त से ही शेख हसीना को वो बांग्लादेश भेजने की मांग कर रहा है और दिसंबर में बांग्लादेश की सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की अर्जी भी लगा दी, लेकिन हिंदुस्तान ने एज ऑफ नाउ जवाब दिया नहीं है। 6 जनवरी 2025 को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT ने हसीना के खिलाफ दूसरा वारंट अरेस्ट का जारी कर दिया। 8 जनवरी को बांग्लादेश सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया और उसी रोज भारत सरकार ने उनके वीज़ा की अवधि बढ़ा दी। ये मैसेज था कि भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण पर विचार नहीं कर रही है, कम से कम अभी तो। शेख हसीना पर हत्या और गबन जैसे इल्ज़ाम हैं। अगर वो बांग्लादेश जाती हैं तो उन्हें गिरफ्तार तो किया ही जाएगा और जैसे केसेस उन पर हैं उन्हें मौत की सज़ा भी हो सकती है। अंतरिम सरकार उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी, ऐसा भी कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इस सब के बीच सीमा को लेकर नया विवाद है। भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति है कि जीरो लाइन से 150 यार्ड के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता जिसका डिफेंस पोटेंशियल हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पाकिस्तान से लगने वाले हिंदुस्तान की जो सीमा है उससे कहीं बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है, लेकिन अप्रोच बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाइयों का इतिहास रहा है, इसलिए BSF जो एक डिफेंसिव फोर्स है वो भी बहुत चेतस अवस्था में वहाँ पर रहती है और जो आपकी सर्विसेज हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर पर बहुत एक्टिव रहती हैं कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें। इसके बरक्स बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, अगर आप वहाँ घूमने भी जाएंगे तो BSF वाले बहुत अच्छे से घुमाते हैं, फेंस दिखाते हैं, 0 माइल के पास आप तस्वीर खिंचवा सकते हैं अगर आप सही जगह पर जाते हैं, सही परमिशन के साथ में। और वो बार बार आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के साथ आपकी जो सीमा है वो एक फ्रेंडली बॉर्डर है, यहाँ हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें पीस कीपिंग करना है, हमें स्मगलिंग रोकनी है, हमें लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना है और सीमा की इंटेग्रिटी को अक्षुण्ण रखना है। अप्रोच बिल्कुल अलग है। फिर भी ये समझ तो दोनों देशों के बीच में है ही कि ऐसा कुछ ना आप बनाइए ना हम बनाएंगे जिसका डिफेंस पोटेंशियल हो 150 यार्ड के दायरे में। अब ये एक बहुत ब्रॉड शब्द है कि डिफेंस पोटेंशियल किसी भी चीज़ का हो सकता है। बाढ़ तो एक डिफेंस पोटेंशियल वाली चीज़ है ही। फेंस आप रोड बनाएंगे, सामने वाला कह सकता है कि भाई इसका भी डिफेंस पोटेंशियल है। आप कोई हट बनाएंगे, सामने वाला कह सकता है कि इसका भी डिफेंस पोटेंशियल है, इसका मोर्चा बन सकता है, सड़क पर फौज चल सकती है। तो किसी भी निर्माण का कोई ना कोई कारण निकाल करके उसे डिफेंस पोटेंशियल वाला बताया जा सकता है, उसको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है। इसलिए इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थिति यह है कि आप 150 यार्ड के इलाके में क्या बनाएंगे और क्या नहीं, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाली पार्टी उस कंस्ट्रक्शन को कैसे देखती है। जब संबंध अच्छे चलते हैं तब परमिशन मिलती रहती है और फेंसिंग वगैरह होता रहता है। जब परमिशन नहीं मिलती तो काम रुक जाता है। अगरतला में अगर आप जाएंगे, इंडिया की इकलौती स्टेट कैपिटल जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, तो वहाँ IB पर होती है फ्लैग सेरेमनी, जहाँ आप वॉक करके बांग्लादेश में जाते हो। इसके लिए एक दर्शक दीर्घा का काम शुरू हुआ था, स्टैंड जहाँ से आप सेरेमनी देख सको। काम शुरू हो पाया क्योंकि तब परमिशन थी, लेकिन जैसे ही ऑफिसर बदले सोच बदल गई और काम लटक गया। और कुछ स्टैंड्स बनाने की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई मोर्चा बंदी की बात भी नहीं है, लोग सेरेमनी देख सकें, लेकिन वो काम रुक गया। मोहम्मद यूनुस सरकार इसी बात को पकड़कर बैठ गई है कि निर्माण भले आपकी सीमा में हो रहा है, ये जो 150 यार्ड में फेंस बन रही है हमारे इलाके में बन रही है, लेकिन अनापत्ति, नो ऑब्जेक्शन आपको बांग्लादेश से भी लेना है, प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। और यूनुस सरकार का ये भी कहना है कि शेख हसीना के कार्यकाल में 2009 से 24 के बीच जो बार बार रिटर्न परमिशन दी गई कंस्ट्रक्शन के लिए, वो नहीं होनी चाहिए थी। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर घेराबंदी का काम बहुत बाद में शुरू किया। 1986 में मकसद था कि घुसपैठ जो है वो कम हो और क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उसे रोका जाए। इसे लेकर बांग्लादेश सरकार ने तब भी आपत्ति जताई थी, लेकिन 2010 में बांग्लादेश ने अपनी आपत्ति हटाई और इसके बाद फेंसिंग का काम तेज़ हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 से 80% काम पूरा हो चुका है, तकरीबन 20% काम बचा हुआ है। जानकारों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट बहुत पहले पूरा हो जाता, लेकिन लैंड एक्विजिशन में देरी हुई और ख़राब मौसम की वजह से भी कई बार काम रुका। लैंड एक्विजिशन में देरी को आप ऐसे समझिए कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर कई जगह ऐसी स्थिति है कि बैंक इंटरनेशनल बॉर्डर पर किसी का घर बना हुआ है,
ऐसे घर भी हैं जिनका एक दरवाज़ा इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ है, एक दरवाज़ा इंटरनेशनल बॉर्डर के इस तरफ है। अब ऐसी जगह आपको फेंस करने के लिए पहले उस लैंड को अक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी के कब्ज़े में है, इंडियन सिटीज़न के ही, और उसके बाद आप बना पाओगे। मौसम वाली बात या क्लाइमेट वाली बात वहाँ पे आती है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में बहुत विशाल नदियाँ बहती हैं, मार्शी लैंड है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप उतना इजीली कर नहीं पाओगे। जहाँ से ब्रह्मपुत्र अंदर जाता है बांग्लादेश के, वहाँ पे आप किस तरह फेंस कर सकते हो। इस तरह के कई चैलेंजेस हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ का कहना है कि जिस इलाके में फेंसिंग पर बांग्लादेश अभी ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो नया कंस्ट्रक्शन है ही नहीं। खराब मौसम की वजह से काम रुका हुआ था, अटका हुआ था। इस चीज़ के लिए बांग्लादेश पहले अग्री कर चुका था। अब हमने काम शुरू किया तो वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, फिर भी टेंशन बढ़े नहीं, इसलिए हम काम को रोक रहे हैं। बीएसएफ कह रही है जल्दी काम दोबारा शुरू कर देंगे, लेकिन वो कोई डेडलाइन देने से अभी बच रहे हैं। अब इसी तनाव के बीच भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया गया था। फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने 13 जनवरी को बांग्लादेश के प्रतिनिधि को समन भेजकर बुलाया, और एएनआई की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि भारत में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम गए भी मिलने। उनसे क्या बातचीत हुई है, ये जब तक हम राजदूत को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की डिटेल नहीं आई। वैसे बड़ी संभावना इसी बात की है कि उन्हें भारत की चिंताओं से अवगत कराया जाए। सीधा संबंध ढाका में हाई कमिश्नर वर्मा को मिले समन से हो सकता है। एक और चीज़ आप जान लीजिए कि जिस समय भारत बांग्लादेश में विवाद हो रहा है, उसी समय पाकिस्तान के साथ उसके संबंध तेज़ी से सुधर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अत्याचारों के बाद ही बांग्लादेश की ज़रूरत पड़ी, मुक्ति संग्राम हुआ और फिर उसे आज़ादी भी मिली हिंदुस्तान के सहयोग से। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अत्याचार के लिए पाकिस्तान आज भी सॉरी बोले, ऐसी बांग्लादेश से मांग उठती रही है, लेकिन अब सुर बदले हैं। दिसंबर 2024 में बांग्लादेश का टोन बदल गया। काहिरा में, मिस्र की राजधानी में, मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने शहबाज शरीफ से ये कह दिया कि 1971 की बातें भुलाकर आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अभी खबर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार फरवरी में बांग्लादेश के दौरे पर जा सकते हैं। 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला बांग्लादेश दौरा होगा। पाकिस्तान के साथ भारत के तल्ख रिश्ते, अब उसके ऊपर क्या हम आपको अलग से बताएं। बांग्लादेश के साथ पिछले 5 महीनों में कहानी ही बिगड़ी है, उससे पहले तो ठीक रहा था। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश नज़दीक आते हैं तो लाजमी तौर पर भारत को बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा। उस स्थिति में भारत को सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। बांग्लादेश का अध्याय यहीं तक। अब एक बोनस खबर आपको बता दें, अमेरिका से लॉस एंजलिस के वाइल्ड फायर में मरने वालों की संख्या 24 तक पहुंच चुकी है। 13% आग पर काबू पाया जा चुका है, यानी 87% बची है। मौसम के पूर्वानुमान ने चिंता वैसे बढ़ा दी है। आशंका है कि अगले कुछ दिनों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, आग और भड़क सकती है। लॉस एंजलिस की आग पर हमने राजदूत में आपको पहले भी बताया था, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज का राजदूत जो कि अभिषेक ने लिखा, वो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमने जिस तरह से उसको अदा किया वो आपको कैसा लगा, कैसे पढ़ा वो बताइएगा। निवेदिता के शूट के बारे में बता दीजिएगा और अभिषेक की हेल्प के बारे में भी। ये सब बताने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, और आप कमेंट बॉक्स तक पहुँचे राजदूत की आने वाले किस्तों के बारे में आपको इत्तला होती रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपने राजदूत देखा, उसके लिए आपका एक और बार शुक्रिया कर देते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।